Assalamu alaikum guys, hope so you're doing well. Today I'm here to tell you about physiology revision first year MBBS BDS DPT pharmacy स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सब के लिए जो है ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। और साथ में रिवीजन में कम मैं बताऊँगी आपको कि अपनी किस तरह से जो अपनी रिवीजन करनी है ड्यूरिंग प्रॉफ या फिर आपके अगर स्टैंड अप वगैरह हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और स्पेशली उनके लिए भी है कि आपने जिन्होंने भी स्टार्ट करना है उनके लिए भी मतलब टॉपिक वाइज मैं बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर आपका जो है वो फिजियोलॉजी का, उसमें आ जाता है सेल, ठीक है। तो सेल को आपने किस तरह से कवर करना है उसको हम देखते हैं। सेल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें मैं बोलती रहूँगी, सारे मैं लिखूँगी नहीं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबी हो जाती है और फिर जो है वो मतलब ठीक नहीं काम, ठीक है। इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सेल आ जाता है। सेल जो है इसमें आप लोग ने क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है आपका गाइडेंस का चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है वो आपने करना है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एंड देन आपने जो है उसके बाद करना है विशियस साइकिल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वहाँ पे ही लिखा हुआ है। ये मोस्टली MBBS में आता है और उसमें ये सिनेरियो बेस पूछा जाता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल जो है BDS MBBS DPT हर डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट है, सब में ये पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद देन आ जाता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका उस पर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है जो आपकी इनके ऑर्गेनेलिज वगैरह हैं वहाँ वो वाला जो चैप्टर है उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उन सबके आपको फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है। और उनकी जो एक दो पॉइंट अपने यहाँ रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन ही है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में जो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है, देन ऑटोलाइसिस, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एंडोटॉक्सिस, एंडोटॉक्सिन, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें जो उसकी डायग्राम्स बनी हुई हैं वो आपने करनी है और प्रोसेस जो है वो ज़्यादा पता पूछा जाता है तो वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देन आपके पास जो ऑर्गेनाइज हैं उनके फंक्शंस उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से और इस तरह से भी आने चाहिए कि अगर कोई सिनेरियो बेस आ जाए तो वो भी आपको पता हो, ठीक है। जैसे वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह उसके फंक्शन उसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपने जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास मोस्टली फर्स्ट चैप्टर जो आपका सेल वाला चैप्टर उसमें यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके जो है ना MCQ इसकी सेल की वीडियो जो है मतलब गाइडलाइन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। आपने इसको गाइडलाइन से ही करना है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है तो आपने इसको जो है वो गाइडलाइन से करना है, तो इसकी गाइडलाइन जो है वो अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। एंड देन आप जो है वो इसको फर्स्ट ईयर BDS गाइडलाइन या फिजियोलॉजी गाइडलाइन जो है उसको प्लेलिस्ट में जाके देखें, वहाँ पे सेल की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। आप ये भी लिख सकते हैं सेल पर मेडिकल स्टफ SHF, तो वो आपके पास जो है गाइडलाइंस आ जाएंगी, ठीक है। तो 2 चैप्टर हैं, उन दोनों चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से मार्किंग जो है उसकी देख लेनी है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ, आप दोबारा से उसको देख लें, ठीक है। और जो अगर कोई चीज़ स्किप हो जाए तो आप उसको वीडियो को जो है वो रिज्यूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन विशियस साइकिल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन इसमें सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, उसके जो डायग्राम और फंक्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह सिंपल डिफ्यूजन वगैरह जो है इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल सिर्फ करनी है। उसके बाद देन आपके पास वो जो आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन वाला है, एक मतलब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मेम्ब्रेन फंक्शन वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये सारी गाइडेंस अवेलेबल है, अगर आप गाइडेंस से देखेंगे ना तो फिर उसको आप ईजी हो जाएगा, ठीक है, अगर वीडियो आप प्रॉपर देखेंगे तो, ठीक है। तो उससे आपको ईजी हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एक्सोटोसिस, एंडोटॉक्सिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इनके प्रोसेसेस, ठीक है, ऑटोलाइसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका है नर्व एंड मसल। नर्व एंड मसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका सेल वाला चैप्टर है उसमें से आपको एक SCQ आता है, ठीक है, और MCQ जो है वो आपको 3 आते हैं और SCQ आपको 1 आता है, ठीक है। जो MBBS है उसमें 5 मार्क्स का होता है, जो BDS है उसमें 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो नर्व एंड मसल है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से आपको 2 SCQ आते हैं, ठीक है। जो 2 SCQ आते हैं इसलिए आपने नर्व एंड मसल पहले करना है। ब्लड इंपॉर्टेंट है, नर्व एंड मसल, ब्लड, रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BDS MBBS में ये 3 इंपॉर्टेंट है और जो हम और उसका CVS, ठीक है। लेकिन जो BDS है उसमें हमारे पास नर्व मसल, रेस्पिरेशन एंड नर्व मसल, रेस्पिरेशन, उसके बाद जो हमारे पास ब्लड है वो 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो उनके चैप्टर्स हैं वो सेकंड ईयर MBBS में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि सेकंड ईयर MBBS और फर्स्ट ईयर BDS में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट हाफ की आपको गाइडलाइन दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो सेकंड हाफ के बारे में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकियों को भी जो है वो पता चल जाए। उसके बाद नर्व एंड मसल में आपने क्या चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको बताती हूँ,
ठीक है। तो नर्वस मसल जो है आपका, नर्वस मसल में आपके पास पहले आ जाता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है इसमें आ जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको सेल में ही बता दिया, लेकिन इसमें ज़रा वो, ठीक है, सॉरी फॉर डेट। तो इसमें आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट्स वगैरह हैं वो इसमें है। ठीक है, तो वो वाला आपने करना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन वाला, सिंपल डिफ्यूजन, वो सारी जो टाइप्स हुए ना वो आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वो आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इनके में जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आपके पास आयंस है ना, कौन कौन से आयंस इसमें प्रेजेंट है, कौन से आयंस इसमें प्रेजेंट है, वो अपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसमें से एक MCQ अक्सर आ जाता होता है। ठीक है, और मॉडल पेपर के MCQ अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गेटिंग ऑफ द प्रोटीन चैनल। ये आपको आना चाहिए। चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन, चैनल्स कौन कौन से हैं सेल मेम्ब्रेन में, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और पंप्स कौन कौन से हैं सेल मेम्ब्रेन में, इनका आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप इसको फिर दोस्त से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरेशन एंड कैलकुलेशन इसकी आपको पता होनी चाहिए, एंड इसकी डायग्राम है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वाई सोडियम आयन चैनल्स कैन नॉट पास थ्रू द पोटाशियम आयन चैनल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास आ जाते हैं ना स्लो चैनल्स एंड फास्ट चैनल्स, ठीक है, वो आपके लिखे हुए हैं फिर दोस्त पे। ठीक है, वहाँ से आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद नर्स पोटेंशियल, उसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेजेस यानी कि जो उसकी फेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसकी डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायग्राम और फेजेस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्शन पोटेंशियल की डायग्राम आ गई। उसके बाद आगे जो न्यूरॉन्स जो है इसमें स्केलेटल मसल, फ्रीक्वेंसी फाइबर्स वगैरह, यानी कि प्लेट्यू फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये आपको पता होना चाहिए। प्लेट्यू फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेट्यू फॉर्मेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। ये आपकी जो है हार्ट में भी है दी हुई, तो उधर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके स्पेलिंग तो मैंने लिखते हैं, उसको आपने जो है वो देख लेना। ठीक है, प्लेट्यू फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन आपने करनी है। स्पाइक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, नेगेटिव, उसके बाद हाँ नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल एंड आफ्टर डिपोलराइजेशन, ये भी आपका जो है UQ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल या फिर हाइपर पोलराइजेशन, ये भी आपका फिरदौस में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल की आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सारी डेफिनेशन आपको जो है फिरदौस पर दी हुई हैं, आपने वहाँ से कर लेनी है। सेफ्टी फैक्टर्स आपको बताने चाहिए। सेफ्टी फैक्टर्स शायद फिर दोस्त पे नहीं लिखे हुए, इसको अपने गूगल से कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ऑल और नॉन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में जो एक ग्राफ बना हुआ है वो आपने करना है। ठीक है, ऑल और नॉन प्रिंसिपल का। ठीक है, और उसके बाद देन रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड टाइप्स। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है, और इसकी टाइप्स हैं तो वो आपने करनी है। ये अगर आप उधर से करते हैं ना, आपका जो हार्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, वहाँ से भी आप करते हैं तो वहाँ से भी आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको नॉर्मल कंडक्शन एंड सॉल्ट की कंडक्शन इसका पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका फिर दोस्त से हो जाता है। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ट्रांसमिशन है ना वो फिर तो उसके ऊपर नहीं लिखी हुई। ठीक है, लिखी है लेकिन मतलब थोड़ी सी लिखी हुई है, इतना उसका जो है वो मतलब उससे इतने मार्क्स नहीं आपके आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है ना वो आपने क्या करनी है, मैंने उस पर FB पेज पे अपलोड की हुई है उसका फ्लो चार्ट। ठीक है, वो आपने फ्लो चार्ट देख लेना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप FB पेज पे पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा पे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो पूछ लेना है, मैं वो ज़रूर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, या फिर आप किसी भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है इसकी ज़रूर अपलोड कर दूँगी वो फ्लो चार्ट आपने याद कर लेना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना आपने। ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो हमारे पास मिस्थीनिया ग्रेविस आ जाता है वो हर दफ़ा तकरीबन पेपर में आया हुआ है। मिस्थीनिया ग्रेविस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सिनेरियो बेस पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से पता चल जाता है कि उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिखा होता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिखा होगा तो आपको पता चल जाता है कि ये मिस्थीनिया ग्रेविस ही है। ठीक है, तो मोस्टली इसका जो है यही क्वेश्चन आता होता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ मसल एंड इट्स टाइप्स का अपनी डेफिनेशन देख लेनी है। एंड देन फिजियोलॉजिकल एनाटमी अपनी देख लेनी है। स्मूथ स्केलेटन एंड कार्डिक मसल, ठीक है, ये भी फिर दोस्त पर लिखी हुई है। अपनी इन तीनों मसल्स जो है उनका डिफरेंस जो है वो याद रख लेना है। स्मूथ, कार्डिक एंड जो है आ जाता है हमारे पास स्केलेटन मसल। ठीक है, उसके बाद ये अपने एनाटमी में भी किया होता है, वही बेशक आप कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह से डिफरेंट याद करें। ठीक है, जैसे आपने एक दफ़ा याद किया, कोशिश किया करें दोबारा से वो खोल के उसी को रिवाइज किया करें, नई चीज़ ना ऐड किया करें। ठीक है, उसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम आपकी फिर दोस्त के ऊपर नहीं बनी हुई, तो वो आपने क्या करना है कि वो आपने गाइडन से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की डायग्राम जो है वो देख लेनी है। ठीक है, डायग्राम आपने किधर से करनी है, गाइडन से। ठीक है, गाइडन से आपने इसकी डायग्राम देख लेनी है।
ठीक है। एंड देन आपने जो है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का मैकेनिज्म। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉक अलोंग थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डायग्राम बनी है, ये भी आपने वहाँ से गाइडेंस से देख लेनी है। उसके बाद आ जाता है एनर्जी सोर्स फॉर द मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, इसको बस आप एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक जो है इसके दरमियान आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, ठीक है। तो उसमें जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो उसमें हमारे पास आ जाता है, उसके बाद आपने जो करना है उसमें हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। वाइट एंड स्लो मसल फाइबर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइट एंड स्लो, सॉरी वाइट एंड रेड, ठीक है। वाइट एंड रेड मसल्स जिन्हें हम लोग स्लो एंड फास्ट मसल्स भी कहते हैं, मसल फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फास्ट हैं उन्हें हम लोग वाइट कहते हैं और जो स्लो है उन्हें हम लोग रेड फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मसल फाइबर्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसका भी टेबल जो है वो फिरदौस में बना हुआ है, आप इजीली वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। देन समेशन ऑफ द कंट्रैक्शन विद इट्स टाइप्स, मल्टीपल मोटर न्यूट्रॉन, मल्टीपल सुमेशन, ठीक है। वेवी फ्रीक्वेंसी सुमेशन, ठीक है। ये भी फिर दोस्त पे आई होप सो लिखा हुआ है सुमेशन वाला, ठीक है। तो वहाँ से आपने इसकी जो है वो याद कर लेना, ठीक है। उसमें मल्टीपल मोटर यूनिट एंड सिंगल मोटर यूनिट का डिफरेंस लिखा हुआ है, वो आपने प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मूथ मसल, रफ एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि फिर उसके ऊपर सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। यानी कि स्मूथ में कितनी है, कार्डिक में कितनी है, तो ये आपने जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो याद रख लेनी है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कितनी है, जैसे स्मूथ मसल जो है उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है -60 to -50, ठीक है। आ जाती है -60 to -50 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने जो इसकी वैल्यू है वो याद रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो तीनों की आपने वैल्यू जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। और साथ इसकी टाइप्स, इसके मल्टी यूनिट एंड सिंक्रिशियल आ जाती है इसकी टाइप्स, ठीक है। स्मूथ मसल की वो आपने देख लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल मैकेनिज्म ऑफ द स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। स्मूथ मसल कंट्रैक्शन का जो जनरल मैकेनिज्म है ना, ये भी फिर दोस्त पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको फिर दोस्त पे नहीं अच्छा लग रहा तो आप उसको गूगल से भी देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो भेज दूँगी, ठीक है। स्मूथ मसल कंट्रैक्शन ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। एक्शन पोटेंशियल आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी स्टेजेस, इसकी जो हमारे पास फेजेस आ जाती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इसमें आपको आयंस का पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंस आपको होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन वगैरह जो है इन सब की डेफिनेशन और 1-2 पॉइंट आपने याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद वाइट फाइबर्स एंड रेड फाइबर्स जो है स्लो एंड फास्ट, इनका बताना चाहिए। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, इसकी इस सारे का सारा आपने याद करना है। इसकी डायग्राम भी आपने याद करनी है, ठीक है, बनानी आनी चाहिए आपको। उसके बाद लैच इसकी जो हमारे पास आ जाती है मैस्थीनिया ग्रेविस वाली, वो आपने क्लिनिकल इसका याद रखना, ठीक है। उसके बाद लैच ब्रीड मैकेनिज्म, इसकी भी आपने कोशिश करनी कि आप फ्लो चार्ट में इसको जो है वो याद करें, ठीक है। फिर दोस्त में जो है सीधा सीधा लिखा है, आपने कोशिश करनी कि इसको फ्लो चार्ट में बना दें, ठीक है। मैकेनिज्म्स कोशिश किया करेंगे आप फ्लो चार्ट में लिखा करें, उससे जो है एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। और डेफिनेशन लिख के उसके 1-2 पॉइंट लिख दिया करें, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर किया करें, ज़्यादा डिफिकल्टी ना किया करें, मतलब पैराग्राफ्स में ना लिखा करें, ठीक है। अगर स्पाइक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। स्टार्लिंग लॉ का आपको पता होना चाहिए, नर्स पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो शुरू में मैंने आपको चीज़ें बता दी थी वो आप रिज्यूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिजीज़ आ जाती हैं। कॉमन डिजीज़ में जो आपने याद करनी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, फटीग ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मिस्थीनिया ग्रेविस, मसल फटीग का बताना चाहिए, मसल हाइपरट्रॉफी, मसल ट्रॉपी, राइगर मोटिव्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक पैरालिसिस देख लेना है, मसल फेसिकुलेशन देख लेना है, मसल फिब्रिलेशन देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर सी, जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है, सॉरी, वो आ जाता है ब्लड का, ठीक है। ब्लड का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताया, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 SQ आने हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके 2 के 2 SQs हो जाएंगे। एक्शन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बिल्कुल स्किप ना करना, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके जो MCQs हैं वो भी आपको ज़्यादा आने हैं। तो MCQs आप कोशिश करें कि रिव्यू पैटर्न जो है शुरू से ही उसको उस पर ज़्यादा अपनी ग्रिप रखा करें, ठीक है। और जो आपके मॉडल पेपर के MCQs होते हैं उन पर भी ग्रिप रखा करें, ठीक है। और कुछ जो मैंने अपलोड किए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश किया करें जो चीज़ आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ही बता करें वीडियो के, ताकि फिर बाद में ऐसे याद नहीं रहता, ठीक है। कुछ बच्चे वैसे मैसेज कर देते हैं, भी वो चीज़ें याद नहीं रहती, स्किप हो जाती है, या तो कोशिश किया करें कि आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में ही लिख दिया करें, ठीक है। और वीडियो जो है उसको लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और देन हमारे पास आ जाता है ब्लड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ब्लड में जो अपने टॉपिक्स करने हैं उसमें पहले आपको बताना चाहिए WBC और RBC जो है उसके आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ब्लड की डेफिनेशन, उसकी pH, उसकी कंपोजिशन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल काउंट्स हैं RBC में, WBC में, प्लेटलेट्स, TLC, DLC में, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ द ब्लड आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस पता होना चाहिए, उनके नाम, डेफिनेशन बतानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है
जो आरबीसी के गाइडलाइन पे शुरू में वो स्टेजेस बनी हुई हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसमें आरबीसी में आपको बताना चाहिए कि फीमेल्स में और मेल में आरबीसी काउंट्स जो है वो कितने हैं, एरिथ्रोपोइसिस क्या है, ठीक है। और एरिथ्रोपोइसिस फिटालिस वाला जो एक क्वेश्चन आपको आता होता है सिनेरियो, वो अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। फैक्टर्स जो इंक्रीज़ करते हैं एरिथ्रोपोइसिस को वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी स्टेजेस जो हैं फिर 200 भी लिखी हुई हैं, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन आपको जो है आरबीसी काउंट के बारे में भी हो गया, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए, इसकी लाइफ स्पैन का आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने आरबीसी में जो चीज़ याद रखनी है वो जो स्टेजेस भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फिर 2 से मतलब एक दफ़ा आरबीसी कंप्लीट कर लेना, और जो आपका गाइडलाइन है वहाँ से भी आपने आरबीसी को ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है हीमोग्लोबिन, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन की फॉर्मेशन थी, ठीक है, ये भी आरबीसी वाले चैप्टर में ही है, ठीक है। उसके बाद देन आपने आरबीसी इसकी हीमोग्लोबिन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहिए ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है, ठीक है, और फॉर्मेशन कैसे होती है, एचबी उसके स्टेप्स आपको बताने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन आपने जो है वो अनीमिया करना है। अनीमिया की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, पॉलीसाइथीमिया की डेफिनेशन में डिफरेंस, आर्टीरियल एनीमिया, जो पॉलीसाइथीमिया के रिलेटेड जो चीज़ें दिखी हुई हैं वो सारी आप कर सकते हैं। आपने फिर 2 से किया, फिर 2 से भी कर सकते हैं, गाइडेंस से किया तो गाइडेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीसाइथीमिया भी हो गया, रेटिकुलोसाइट्स ये भी फिर 2 पे लिखा हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देन आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस भी हो गया, लाइफ स्पैन आपने करना है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लीकोसाइट्स आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी में, लीकोसाइट्स का आपको बताना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन के साथ होती है लीकोसाइट्स की, और इसकी जो हमारे पास टाइप्स हैं ग्रैन्युलर और एक ग्रैन्युलर, उनका आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसमें याद रखना है कीमोटैक्सिस, आपने याद रखना है कीमोटैक्सिस जो है उसकी डायग्राम जो है वो आप नहीं बनी हुई फिर डोज पे, ठीक है। तो आपने कीमोटैक्सिस जो है इसकी डायग्राम देख लेनी है गाइडेंस से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को भी एक दफ़ा गाइडेंस से आपने इसके स्टेप्स देख लेने हैं, ठीक है। और लाइफ ऑफ डिफेंस ये भी पूरे का पूरा आपने एक दफ़ा कोशिश करनी है कि आप गाइडेंस से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो भी होता नहीं है, ठीक है। MBBS में पिछले साल आया था लाइफ ऑफ डिफेंस का, तो उसमें अगर फिर दोस्त जिसने की होगी वो तो फिर सिर्फ पॉइंट्स लिख के आएगा ना 3-4, जो फिर दोस्त पे लिखे हैं, ठीक है। तो आपने लाइफ ऑफ डिफेंस जो है वो एक दफ़ा गाइडेंस से देख लेना, ठीक है। और अगर इसके आप चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी आ जाता है, इम्यूनिटी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट में डिफरेंस पता होना चाहिए। एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हैं, एंटीजन कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी आती हैं और इनकी एंटीबॉडीज़ के जो स्टेप्स हैं एक्शन के वो आपको बताना चाहिए। टाइप्स और फंक्शंस पता होने चाहिए, टी सेल्स के, बी सेल्स के, ठीक है। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये आपकी इम्यूनिटी का टॉपिक जो है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें हमारे पास और जो हमारे पास थी ना वाइट ब्लड सेल्स, उसमें ल्यूकीमिया, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोपीनिया, ये सारी चीज़ें आपको इनकी डेफिनेशन और पता होना चाहिए कि किस वजह से हो रही है, ठीक है, या इनकी कॉजेस वगैरह सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लड ग्रुप आ जाता है। ब्लड ग्रुप में आपने जो चीज़ें याद रखनी है उसमें आपके पास यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, आपको बताना चाहिए यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, रेसिपिएंट कौन सा है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कौन कौन से हैं, एंटीकोगुलेशन किस तरह से होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हीमोलाइसिस, जॉइंटस, ठीक है। और एक्यूट किडनी शटडाउन किस तरह से है उसका आपको बताना चाहिए। आरएच ब्लड ग्रुप्स का बताना चाहिए। और एथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, लेकिन वो इधर आता है, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर में लिखा हुआ है एथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, वो आपने जो है अच्छे तरीके से करना है। वो हर MBBS में भी आता है, BDS DPT फार्मेसी वगैरह में मोस्टली जब उन्होंने स्नैरियो देना होता है तो एक ही वाला स्नैरियो होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से भी मैंने आपको बता दिया जो स्नैरियो अक्सर आता होता है, ठीक है। और उसके बाद RH ब्लड टाइप वगैरह ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद आपके पास हीमियोस्टेसिस जो है यानी कि प्लेटलेट्स वाला जो है उसको आपने देख लेना है, प्लेटलेट्स का आपको फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टेजेस आपको बतानी चाहिए। एंड देन आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स के सारे नाम पता होने चाहिए। प्रोकोगुलेशन, एंटीकोगुलेंट्स जो हैं उनका आपको पता होना चाहिए। और कोगुलेशन जो है किस तरह से प्रिवेंट होती है आउटसाइड द बॉडी वो आपको बताना चाहिए। स्टेप्स आपको कोगुलेशन के बताना चाहिए। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ब्लड क्लॉटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। इसका आपने फ्लो चार्ट के साथ जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, ठीक है। आपको ब्लड में से 2 क्वेश्चन आने होते हैं, तो एक तो कोशिश होती है उनकी मतलब आपके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इस तरह से क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में आपके पास वाइट ब्लड सेल्स आरबीसी आ जाते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी से एक क्वेश्चन मतलब कि मस्ट आना है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास जो आ जाता है उसके बाद जो आपके पास अगले चैप्टर्स आ जाते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स से लास्ट तक, उसमें से एक क्वेश्चन कोशिश होती है कि आ जाता होता है, ठीक है। जैसे ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, ये सारी डेफिनेशन मतलब कि आपने फिरदौस से ब्लड जो है वो रट लेना है, ताकि फिरदौस अगर आपने किया होगा तो अक्सर आपकी लक पर डिपेंड करता है कि आपके दोनों क्वेश्चन फिरदौस से हो जाएँ, ठीक है। कभी ये हो जाता है कि एक क्वेश्चन को सिनेरियो बेस आ जाए जिसकी आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो वो होता है कि वो गाइडेंस से आ जाए, ठीक है। वैसे फिरदौस से भी जिसने अच्छे तरीके से पढ़ी है, चीज़ें ऐड की हुई हैं, लिखा हुआ है, तो वो कर सकता है, ठीक है।
तो आपने कोशिश करनी है कि ब्लड जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और जो है अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है पहले रेस्पिरेशन, CVS उसके बारे में बता दूँगी। उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है GIT, एंडो एंड CNS के बारे में बता दूँगी, ठीक है। और भी कोई क्यूरी हो तो आपकी तो वो आप पूछ सकते हैं, और रीनल के बारे में भी बता दूँगी, ठीक है।